हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन बेस बुकलेट फ्लूइड मैकेनिक्स का एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस देख के अटेम्प्ट कर लो। टोटल 9 क्वेश्चंस है और ये आंसर की से अपने आंसर्स एक साथ वेरीफाई कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। A beaker is filled with water which is accelerated with a meters per second square in the positive x direction. The surface of water shall make what angle? तो देखो ये रिजल्ट सबने पढ़ा होगा, ये स्टैंडर्ड सवाल है। किसी भी कंटेनर का अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए गिवन हो तो उस कंटेनर के अंदर का जो लिक्विड है वो इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगा और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अगर मैं टीटा मान लूँ तो टैन टीटा की वैल्यू ए बाई जी होगी। ये सबने पढ़ा होगा, राइट? तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा? यहाँ पे देखो ऑप्शंस में बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सरफेस का जो एंगल है टीटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा, राइट? वेसल जिस भी तरफ मूव कर रहा होगा, जिस भी तरफ एसेलेरेट कर रहा होगा, उसको अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन मानेंगे। तो सरफेस का जो एंगल टीटा हमें मिल रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा एंड टीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी, राइट? तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में सारे क्वेश्चंस मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। कॉट के टर्म्स में क्या आंसर आएगा? अगर tan थीटा ए बाई जी है तो कॉट थीटा जी बाई ए होगा। दैट मीन्स थीटा को अपन कॉट इनवर्स ऑफ जी बाई ए भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन सी भी मैच हो रहा है, राइट? ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। The vessel shown in the figure has two sections. The lower part is a rectangular vessel with cross-sectional area capital A. ये vessel का lower part area capital A और lower part का जो height है वो small h दिया। And the upper part is a conical flask of same height h. देखो ऊपर वाला जो part है उसका area constantly taper कर रहा है, area variable होगा, right? और ऊपर वाले part का जो area है नीचे नीचे वाला area capital A और ऊपर वाला area small a. And the walls of the vessels are inclined at an angle of 30 degrees. Walls का inclination दिया हुआ है और liquid का density दिया हुआ है रो। Fills both the sections up to a height of 2h. Neglecting the atmospheric pressure. यहाँ पे atmospheric pressure neglect करना है। तो देखो ऑप्शंस में क्या क्या पूछा है। ऑप्शन ए, the force exerted by the liquid on the base of the vessel is 2 rho g h a plus a by 2. लिक्विड ने बेस पे जो फोर्स लगाया होगा उसको फाइंड करने के लिए बेस पे प्रेशर पता होना चाहिए। और बेस पे अगर मान लो मैं पॉइंट 1 चूज करूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट 1 को मैंने एग्जैक्टली ओपन सरफेस के नीचे चूज किया क्योंकि ओपन सरफेस पे अगर मैं पॉइंट 1 डैश लूँ, मुझे पता है प्रेशर एट पॉइंट 1 डैश इज पी एटीएम और पॉइंट 1 जो है वो पॉइंट 1 डैश के 2h डेप्थ नीचे लाई कर रहा है। तो प्रेशर एट 1 को अपन सिंपली पी एटीएम प्लस रो जी 2h बोल सकते हैं, राइट? इन केस अगर मान लो तुमने पॉइंट राइट में कहीं तो चूज किया होता या लेफ्ट में कहीं तो चूज किया होता, इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। देखो सम माइट आर्ग्यू दैट सर कि अगर मैं पॉइंट 2 यहाँ पे ले लूँ और पॉइंट 2 डैश यहाँ पे ले लूँ तो 2 डैश से 2 जाने में तो हाइट कम नीचे जाना पड़ रहा है, राइट? तो 2 पे प्रेशर कम होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि पॉइंट 2 डैश जो है वो एटमोसफियर से एक्सपोज नहीं है। ये जो पॉइंट 2 डैश है यहाँ पे तुम प्रेशर पी एटीएम नहीं मान सकते, राइट? सो पॉइंट 2 डैश का जो प्रेशर है वो अननोन है। ओके, सो प्रेशर एट 2 यहाँ पे भी ये चीज सेटिस्फाई करेगा। इट विल बी प्रेशर एट 2 डैश प्लस रो जी वॉट एवर इज दिस हाइट फ्रॉम 2 डैश टू 2। इसको मैं एच डैश मान लेता हूँ। बट 2 डैश का रेफरेंस लेते हुए अपन 2 का प्रेशर नहीं निकाल सकते, राइट? इसलिए अगर तुम्हें वेसल के बॉटम पे कभी भी प्रेशर निकालना हो तो टॉप में उसी पॉइंट का रेफरेंस लेना जिसका प्रेशर तुम्हें पता हो। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होगा? जो एटमोसफियर से एक्सपोज हो, क्योंकि उसका प्रेशर तुम पी एटीएम ले सकते हो। और यहाँ पे पी एटीएम को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला हुआ है, तो ये टर्म को जीरो मान लो और वेसल के बेस पे जो पॉइंट 1 है उसका प्रेशर हमने निकाल लिया 2 टाइम्स रो जी एच। और बेस पे सारे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम ही होगा क्योंकि वेसल हॉरिजॉन्टली एसोलेट नहीं कर रहा, राइट? तो बेस पे जो फोर्स लगा होगा उसको अपन कांस्टेंट प्रेशर विच इज 2 टाइम्स रो जी एच टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस ये लिख सकते हैं।
तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, राइट। वैसे ही ऑप्शन बी, द प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल इज 2 रो जी एच कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। प्रेशर एट द बेस जो है वो खाली 2 रो जी एच होगा, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। इसको भी क्रॉस कर दो, राइट। नाउ लेट्स सी ऑप्शन सी, द वेट ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस। तो यहाँ पे अपन को लिक्विड का वेट और बेस से लिक्विड के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, या फिर लिक्विड ने बेस पे जो फोर्स लगाया होगा, एक ही बात है, उस फोर्स से कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए अपन ये लिक्विड का एफबीडी बना सकते हैं। वेसल के अंदर जो लिक्विड है, खाली इस लिक्विड का एफबीडी बना दो। इस लिक्विड पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, लिक्विड ने बेस पे जो फोर्स लगाया होगा, बेस ने भी सेम फोर्स लिक्विड पे ऊपर लगाया होगा। इस फोर्स को एफ बी मान लेते हैं, एफ फ्रॉम द बेस। ये जो वर्टिकल वॉल्स है, वर्टिकल वॉल से तो कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया होगा, राइट। इसने हॉरिजॉन्टली फोर्सेस जो अप्लाई किया होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। और जो टेपरिंग वॉल्स है, फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो टेपरिंग वॉल्स ने अपने नॉर्मल, अपने नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, और इन दोनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। और टेपरिंग वॉल्स ने जो नेट फोर्स लगाया होगा लिक्विड पे वो नीचे की तरफ, तो इसको एफ डब्ल्यू मान लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द लिक्विड। और हमने जो लिक्विड का एफवीडी बनाया वो लिक्विड इक्विलिब्रियम पे, राइट। तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स फोर्स बाय द वॉल्स प्लस वेट ऑफ द लिक्विड शुड बी इक्वल्स टू फोर्स बाय द बेस। तो यहाँ से अपन अगर कंपेयर करें तो क्या बोल सकते हैं, लिक्विड का जो वेट होगा वो डेफिनेटली बेस वाले फोर्स से कम होगा ना। बेस पे जो फोर्स है वो उसके वेट से ज्यादा लग रहा होगा। वेयर ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि लिक्विड का वेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेस से ज्यादा, राइट। एज पर ऑप्शन सी वेट शुड बी मोर देन एफ बी, बट हमारा जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एफ बी इज मोर देन वेट, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। तो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोला, द वॉल्स ऑफ द वेसल exerts a downward force of F minus W। वॉल्स ने जो फोर्स लगाया होगा नीचे की तरफ वो एफ बी माइनस वी टी होगा। अच्छा, ऑप्शन डी में उनको मेंशन करना चाहिए था दैट दिस एफ स्टैंड्स फॉर एफ बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस, और बाय द बेस ऑन द लिक्विड, एक ही बात है। तो ये एफ को वो लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो अपन बोल सकते थे कि वॉल्स ने जो फोर्स लगाया होगा लिक्विड पे वो एफ माइनस डब्ल्यू डाउनवर्ड्स होगा, राइट। सो क्वेश्चन टू का करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन डी होगा। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। द वेट ऑफ एन एम्प्टी बलून ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इज W1। खाली बलून का जो वेट है वो W1 दिया हुआ है, राइट। द वेट बिकम्स W2 व्हेन द बलून इज फिल्ड विद एयर। बलून को अगर अपन एयर से फिल कर दे तो वो ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो वेट है वो W2 है। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर करता हूँ तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो W2 आएगा। नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द बलून। नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द बलून मतलब बलून का जो वॉल्यूम है वो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, व्हेन इट इज फिल्ड विद एयर। एंड ऑल्सो नेग्लेक्ट द डेंसिटीज ऑफ द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब बलून के अंदर जो एयर है और बलून के बाहर जो एयर है उनका डेंसिटी अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो, इस सवाल में अपन एयर को भी एक तरीके का लिक्विड मानेंगे, राइट। जिस तरीके से लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पे बुएंसी अप्लाई करता है वैसे एयर भी इस बलून पे बुएंसी अप्लाई करेगा। इनिशियली जब बलून एम्प्टी था तो इस एम्प्टी बलून का जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो इनिशियली एम्प्टी बलून पे तो कुछ भी बुएंसी नहीं लग रहा होगा, तो ये W1 जो वेट है वो बलून का ट्रू वेट होगा, राइट। फाइनली जब हमने बलून को एयर से भर दिया, मान लेते बलून के अंदर जो एयर हमने भरा उसका वेट है WA। तो नीचे की तरफ बलून का वेट प्लस एयर का वेट लग रहा होगा, लेकिन बलून के अंदर एयर का जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही एयर का वॉल्यूम उसने सराउंडिंग से डिस्प्लेस किया होगा जो कि लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। सो वॉट एवर इज द वेट ऑफ एयर इनसाइड द बलून, द सेम वेट ऑफ एयर, द सेम वेट ऑफ एयर इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस बलून। और अगर एयर का सेम वेट अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो सराउंडिंग वाले एयर ने बलून पे बुएंसी फोर्स WA के इक्वली लगाया होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये अपन क्यों बोल पा रहे, वॉल्यूम सेम है और डेंसिटी भी सेम है। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली सेम होगा, अंदर एयर का जो वॉल्यूम है
उतना ही वॉल्यूम उसने बाहर वाले एयर का डिस्प्लेस किया होगा, और क्योंकि अंदर और बाहर वाले एयर का डेंसिटी भी सेम दिया हुआ है, तो दोनों का वेट भी सेम होगा, राइट? तो एक तरीके से मैंने बलून के अंदर एयर भर के बलून का और एयर का एज अ सिस्टम वेट बढ़ा दिया, मगर सराउंडिंग वाले एयर ने उतना ही बुएंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, क्योंकि उसका भी उतना ही वेट डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे जो W2 मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेंशन आएगा उसकी रीडिंग क्या होगी? डाउनवर्ड फोर्स WB प्लस WA माइनस अपवर्ड बुएंसी फोर्स। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे W2 भी W1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नोटेशन में एक अपन ने मिस्टेक की थी। WB मैंने W बलून के लिए माना था, जो कि अपन W1 मान रहे हैं, इट इज नॉट W बुएंसी। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू जो है वो बलून का वेट प्लस बलून के अंदर एयर का वेट माइनस सराउंडिंग एयर जो बलून पे बुएंसी फोर्स ऊपर लगा रहा है वो। तो W2 सेकेंड केस में भी रीडिंग W1 के इक्वल आ जाएगा, राइट? सो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। और कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन बी गलत है। और अगर W1 W2 के इक्वल है तो डेफिनेटली W2 जो है वो W1 प्लस W से कम होगा, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ एज 10 सेंटीमीटर्स। तो उस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और उसका जो मास है वो 0.92 kg मतलब 920 ग्राम्स दिया हुआ है। तो ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो अपन 0.92 ग्राम्स पर सीसी बोल सकते हैं। द ब्लॉक फ्लोट्स ऑन अ टैंक ऑफ वाटर विथ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.6। तो देखो सिचुएशन क्या है, एक टैंक है हमारे पास, टैंक में पानी भरा हुआ है, और पानी के ऊपर 4 सेंटीमीटर लेयर का ऑयल हमने भर दिया। ऑयल का डेंसिटी 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का ऑयल बना देते, राइट? ऑयल का डेंसिटी पानी से कम है, तो ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, और क्यूब को अभी इस वेसल के अंदर डाला जा रहा है, राइट? द क्यूब अटेन्स इक्विलिब्रियम विद ऑल द फोर साइड्स वर्टिकल। तो ऑप्शंस देखो, 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब विल बी अबाउ द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल। ये ऑयल का फ्री सरफेस है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्यूब का 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर पानी में रहेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? क्यूब का जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो अगर क्यूब का 1 सेंटीमीटर बाहर है, ऑप्शन ए अगर सही होता तो ऑयल के अंदर 4 सेंटीमीटर होता और पानी के अंदर 5 हो जाता, राइट? एंड ऑप्शन सी और डी देखते हैं, ऑप्शन सी और डी में क्या बोल रहे हैं? 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबाउ द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वो बाहर है ही नहीं, वो 2 सेंटीमीटर इंटरफेस के ऊपर रहेगा, मतलब पूरा का पूरा क्यूब अंदर ही इमर्ज होगा, 2 सेंटीमीटर ऑयल में और 8 सेंटीमीटर पानी में। तो ऑप्शन सी और डी भी एक दूसरे को सपोर्ट कर, तो आइदर ए और बी करेक्ट होगा और सी और डी करेक्ट होगा। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ तो अजम्पशन करना ही पड़ेगा ना, कि क्यूब इस ओरिएंटेशन में जो अभी मैंने बनाया, या फिर पहले वाले ओरिएंटेशन में। तो देखो इसको तुम कुछ अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा अजम्पशन सही है कि नहीं। बट टाइम बचाने के लिए हम लोग ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही अजम्पशन करना प्रेफर करेंगे, राइट? तो ऐसा करने के लिए डेटा को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्यूब का जो डेंसिटी है वो 0.92 है, और अगर मान लो ऑयल नहीं होता और ये क्यूब सिर्फ पानी में फ्लोट कर रहा होता, ऊपर जो मैंने येलो कलर में ऑयल बनाया है उसको एक बार भूल जाओ, और अगर ये क्यूब सिर्फ पानी में फ्लोट कर रहा होता, तो इसका परसेंटेज इमर्ज जो है वो डेंसिटी ऑफ क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता, मतलब 92% अंदर इमर्ज होता। मतलब ये वाला जो लेंथ है वो 9.2 सेंटीमीटर होता, और ये वाला जो लेंथ है वो सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर होता, राइट? अभी इस क्यूब के ऊपर जब मैंने और ऑयल भर दिया, 4 सेंटीमीटर लेयर का ऑयल, तो ज्यादा चांसेस किसका होगा? इस पूरे क्यूब का सरफेस पे एक्सपोज हो जाने का, या इंटरफेस पे ही रहने का? ज्यादा चांस तो इंटरफेस पे ही रहने का होगा,
क्योंकि ऑयल का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और पहले खाली 0.8 सेंटीमीटर बाहर था, तो वो इंटरफेस पे ही रहेगा और कुछ पोर्शन ऑयल में होगा, कुछ पोर्शन पानी में होगा। तो इस अजम्पशन के साथ अपन पहला अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अजम्पशन भी गलत हो, क्योंकि ये इंट्यूशन वाला ही अजम्पशन है, बट इसका सही होने का चांसेस ज़्यादा होगा। और अगर अजम्पशन गलत हो गया तो तुमने जो भी लेंथ अज्यूम किया उसका फाइनल आंसर एब्रप्ट आ जाएगा, जैसे नेगेटिव आ जाएगा। तो उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि तुम्हारा अजम्पशन गलत है, राइट। सो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ गलत अजम्पशन के साथ चलता, अगर मान लो मैं ऐसा सिचुएशन मानता कि कुछ पोर्शन बाहर प्रोजेक्ट कर रहा, तो इसको मैं एक्स मान लेता, ये 4 दिया ही है, और ये जो बचा हुआ लेंथ है वो 10 माइनस 4 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस एक्स हो जाता। और यहाँ पे हमें क्यूब का वेट इक्वल्स टू टोटल बुएंसी फोर्स। टोटल बुएंसी फोर्स मतलब वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये अप्लाई कर देता। और अप्लाई करके जब मैं इसको सॉल्व करता तो शायद एक्स का एक एब्रप्ट आंसर आ जाता। ये तुम खुद से वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या अजम्पशन करता जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा ऑब्वियस हमें लग रहा है। तो लेट्स अज्यूम दैट, and let's assume that the entire cube is inside at the interface between oil and water. ये वाला जो रॉन्ग assumption है इसको तुम मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, यू विल गेट एब्रप्ट आंसर। ठीक है, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा। अभी मान लेते कि जो जिसके ज्यादा होने के चांसेस है वैसा assumption मान लेते, क्यूब यहाँ पे ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे फ्लोट कर रहा, ये लेंथ को x मान लेते, तो ये बचा हुआ लेंथ जो है वो 10 माइनस एक्स होगा। क्यूब का डेंसिटी भी पता है मुझे 0.92, तो वेट ऑफ क्यूब कितना होगा 0.92। अच्छा, इसका मास तो दिया हुआ है 0.92 kg इंटू 10, तो 9.2 न्यूटन्स ये वेट ऑफ क्यूब होगा। वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स एक्स, एक्स को भी सेंटीमीटर में मान रहे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 मीटर क्यूब। ऑयल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, इंटू 10, ये वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड होगा। यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखते हुए हमने सारे वैल्यूज लिखे। क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस 100 स्टैंड्स फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्स, ये वॉल्यूम होगा बट सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दी, इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना होगा ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। और ऑयल का जो डेंसिटी है वो 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 600 kgs पर मीटर क्यूब इंटू जी। सिमिलरली पानी का जो वेट डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो अगेन क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 इंटू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू पानी का डेंसिटी 1000 इंटू जी 10। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमरेटर में देखो 1 2 3 4 5 6, ये और ये तीनों टर्म्स मिला के 6 जीरोज आ रहे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इक्वेशन में क्या बचा 9.2 इक्वल्स टू 0.6x प्लस 10 माइनस एक्स, राइट। तो x के टर्म्स को LHS में ले जाओ, x माइनस 0.6x विल बी 0.4x एंड 10 माइनस 9.2 विल बी 0.8। तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर्स आ जाएगी, राइट। मतलब अपना ये अजम्पशन सही, इसका मतलब ऑयल में 2 सेंटीमीटर्स और पानी में 8 सेंटीमीटर्स, तो ऑप्शन सी और डी मैच हो रहे। ओके, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो अभी। द स्प्रिंग बैलेंस A reads 2 kg when block A is suspended from it. A balance B reads 5 kg when a beaker with liquid is put on the pan of the balance. इसका मतलब A का जो वेट है वो 20 न्यूटन्स होगा और बैलेंस B जो है वो बीकर का लिक्विड के साथ वेट मेजर कर रहा होगा। तो लिक्विड प्लस बीकर इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है
वो 50 न्यूटन होगा, राइट। द टू बैलेंसेस आर नाउ सो अरेंज्ड सच दैट द हैंगिंग मास इज इनसाइड द लिक्विड इन द बिकर एस ट्यूब। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये बैलेंस भी है, दोनों को साथ में अरेंज कर दिया और हैंगिंग मास लिक्विड के अंदर है, राइट। तो अभी अगर मैं खाली ब्लॉक का एफवीडी बनाता हूँ, ब्लॉक के एफवीडी में नीचे mg लग रहा है, स्प्रिंग बैलेंस ए, ऊपर टेंशन लगा रहा होगा, जो भी ये टेंशन होगा वो ए का रीडिंग होगा। तो पहले केस में तो ये 20 आ रहा था, दिस mg इज 20 न्यूटन्स, है ना। और लिक्विड ने बुएंसी फोर्स इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाया होगा, लेट्स कॉल दैट बुएंसी फोर्स बी। तो यहाँ पे टेंशन कितना आ रहा है, टेंशन इज 20 माइनस बुएंसी, और ये टेंशन जो है वो स्प्रिंग बैलेंस ए का न्यू रीडिंग होगा डब्ल्यू डैश ए, इसको डब्ल्यू डैश ए मान लेते, राइट। उसी लॉजिक से स्प्रिंग बैलेंस बी, बी का अगर मुझे रीडिंग निकालना, तो यहाँ पे बी जो है वो तो नॉर्मल फोर्स मेजर करेगा, तो उसके लिए मैं सिस्टम में खाली लिक्विड और वेसल को ले लेता, राइट। और ये बैलेंस बी है, वेइंग पेन मान लेते बी को। तो यहाँ पे लिक्विड और वेसल का जो कंबाइंड वेट है वो 50 न्यूटन्स नीचे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर लिक्विड ने ब्लॉक पे बुएंसी फोर्स ऊपर लगाया था, तो ब्लॉक ने भी लिक्विड पे सेम बुएंसी फोर्स बी नीचे लगाया होगा। और इस केस में वेइंग पेन का जो नॉर्मल फोर्स है उसको अगर मैं एन मान लूँ, तो एन की वैल्यू 50 प्लस बी होगी, राइट। सो वेइंग पेन बी का जो रीडिंग होगा इस केस में वो 50 प्लस बी होगा। तो कौन कौन से ऑप्शंस मैच कर रहे हैं देखो। बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg, ये तो गलत है, ये 2 kg से लेस रीड करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी भी हो रहा है। द बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg, ये ऑप्शन सही है। बैलेंस बी जो है उसका वेट 50 प्लस बुएंसी आ रहा है, तो रीडिंग डिवाइड बाई जी कर दो, 5 kg से ज़्यादा होगा। द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg एंड बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg, ये भी सही है, राइट। द बैलेंस इज ए एंड बी विल रीड 2 kg एंड 5 kg, ये गलत है, तो ऑप्शन बी और सी मैच हो रहा है। अच्छा, अगर मान लो सवाल में पूछा होता दैट द सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ बैलेंस ए एंड बी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू डैश ए और डब्ल्यू डैश बी को ऐड कर दूं, तो माइनस बुएंसी एंड प्लस बुएंसी कैंसिल हो जाएगा एंड दोनों का सम जो है वो इनिशियल सम से मैच करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, a tank is filled to a height of h with a liquid and it is placed at a platform of height small h from the ground. To get the maximum range, a small hole is punctured at a distance of y from the free surface of the liquid. हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस y दिया हुआ है, तो यहाँ से जो स्पीड होगा एफ्लक्स का वो 2 gy का अंडर रूट होगा, और रेंज जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, उसके लिए हाइट ऑफ फॉल पता होना चाहिए। ये जो हाइट ऑफ फॉल है ये 2h माइनस वाई हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन लगा दो, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो, तो टाइम ऑफ फॉल 2 टाइम्स 2h माइनस वाई बाई जी का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो रेंज का जो एक्सप्रेशन है वो कितना होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई इंटू 2h माइनस वाई। और रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए अपन रेंज के स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल वाई और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेंज का स्क्वायर मतलब 4 ब्रैकेट में 2hy माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2h माइनस 2y ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू h के इक्वल आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट टाइम से ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए वापस ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे पहले क्लास में डिस्कस किया था, यू कैन रिमेंबर वन सिंपल ट्रिक दैट फॉर मैक्सिमम रेंज हाइट ऑफ लिक्विड above the hood should be equals to height of fall of efflux. efflux जितना हाइट नीचे गिर रहा है
उतना ही हाइट लिक्विड का होल के ऊपर होना चाहिए, अज्यूमिंग दैट एक सिंगल लिक्विड है ऑफ सिंगल डेंसिटी। अगर मल्टीपल लिक्विड्स होंगे तो तुम्हें वापस बेसिक से डिराइव करना होगा डिफरेंशिएशन करके, राइट। पर अगर सिंगल लिक्विड है और ऐसा ही सेम सिचुएशन तुम्हें वापस कभी दिखाई दे तो तुम डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो उससे तुम्हें आंसर और भी जल्दी आ जाएगा, राइट। इसका मतलब होल का जो लोकेशन है फॉर मैक्सिमम रेंज, वो ये टोटल हाइट का हाफ होना चाहिए। हाइट ऑफ लिक्विड अबव द होल इज y एंड हाइट ऑफ फॉल ऑफ द एफएक्स इज 2h माइनस 5। तो तुम्हें एक ही लाइन में y की वैल्यू h आ जाती है, राइट। तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगा वो कितना होगा, रेंज का एक्सप्रेशन अपन ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। रेंज के एक्सप्रेशन में भी तुम इसी तरीके से याद रख सकते हो, रेंज इज गिवन बाय 2 टाइम्स height of liquid under root of height of liquid above the hole multiplied by height of fall of efflux। तो रेंज कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स y h के इक्वल है और 2h माइनस y भी h के इक्वल, तो रेंज विल बी 2 टाइम्स h। ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, water coming out of a horizontal tube at a speed of v strikes normally a vertical wall close to the mouth of the tube and falls down vertically after impact. When the speed of the water is increased to 2v, the thrust exerted by the water on the wall। देखो थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जब भी स्पीड v से 0 या फिर 0 से v चेंज होता है, उस केस में लिक्विड ने वॉल पे जो थ्रस्ट फोर्स लगाया होगा उसका तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रो ए वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से अपन देख पा रहे थ्रस्ट फोर्स जो है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने स्पीड को डबल कर दिया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। थ्रस्ट फोर्स बाय द वाटर ऑन द वॉल विल बी 4 टाइम्स। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी और डी में एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड की बात हो रही है, एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड बाय वाटर स्ट्राइकिंग अप द वॉल। तो एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड जो है उसको मैं वर्क डन पर सेकेंड बोल सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम से। वॉल ने पानी पे जो भी वर्क किया होगा पर सेकेंड, एंड वर्क डन पर सेकेंड मतलब पावर एक्सर्टेड बाय द वॉल, पावर एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन वाटर। ऑप्शन सी और डी में एक तरीके से इसी की बात चल रही। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वॉल ने पानी पे कितना फोर्स लगाया होगा, सेम जो पानी ने वॉल पे लगाया विच इज रो ए वी स्क्वायर, और पानी किस स्पीड से हिट कर रहा है वॉल को, v। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे पावर जो है वो v क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर अपन स्पीड को डबल कर दे तो पावर जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, बॉल ने पानी पे जो पावर अप्लाई किया होगा। तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a cylindrical vessel is filled with a liquid up to a height of h, small hole is made at a distance y below the surface, the liquid emerging from the hole strikes the ground at a distance of x, if y is increased from 0 to h, x will decrease then increase। देखो अगर y को अपन 0 से h तक बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम रेंज तो h बाई 2 पे मिलेगा। तो मतलब 0 से h बाई 2 तक अगर हम जाएंगे तो रेंज बढ़ेगा, और h बाई 2 से 0 जाने पर रेंज वापस कम हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो उल्टा बोल रहे हैं, राइट। इफ y इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू h, रेंज पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, x इज मैक्सिमम फॉर y इक्वल्स टू h बाई 2, ये सही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, रेंज का फॉर्मूला 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड अबव द होल अपॉन हाइट ऑफ फॉल ऑफ द एफ्लक्स। तो मैक्सिमम रेंज जो होगा वो h के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगी, राइट। सो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 9, a steady flow of water passes through a horizontal tube from a wide section x to the narrow section y, manometers at p and q are placed। मैनोमीटर्स जो है वो प्रेशर को मेजर करेंगे। Which of the statements is most correct? Water velocity at x is greater than at y। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन से एरिया एट x
इंटू वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू एरिया एट वाई इंटू वेलोसिटी एट वाई। तो जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वी वाई शुड बी मोर देन वी एक्स। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। द मैनोमीटर एट पी शोज लोअर प्रेशर देन एट क्यू। जहाँ पे भी वेलोसिटी कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। तो प्रेशर एट पी या फिर प्रेशर एट एक्स इज मोर देन प्रेशर एट वाई। तो ऑप्शन बी सही है, द मैनोमीटर एट पी। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी में तो लोअर प्रेशर बोल रहे हैं ना, इट शुड बी हायर प्रेशर, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। पी पे अगर स्पीड कम है, देखो हाइट वाला टर्म तो दोनों के लिए सेम होगा। अगर तुम बर्नौलीज अप्लाई करते हो, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट होना चाहिए। रो जी एच दोनों के लिए सेम है, तो जिस भी पॉइंट पे स्पीड कम होगा उस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो एक्स पे प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट एक्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब एट वाई। नहीं, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और वाई पे स्पीड ज्यादा होगा, तो वाई पे काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब ज्यादा होना चाहिए, राइट। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, तो बचा ऑप्शन डी, द मैनोमीटर एट पी शोज ग्रेटर प्रेशर, ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया था, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 2। ओके, नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग में अपन एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।